दोस्तों नमस्कार। लगता है कि कांग्रेस को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की आदत पड़ गई है। चाणक्य ने यह कहा था कि अगर आपको राजनीतिक संबंध भी बनाने हैं तो उन राज्यों से या उन पार्टियों से या उन साथियों से बनाओ जो आपकी ताकत में इजाफा कर सके या जो आपसे ताकतवर हों, ताकि उससे आपको भी लाभ मिले और सामने वाले जो सदस्य हैं या आपके जो एसोसिएट हैं उससे उनको भी फायदा हो। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद इतिहास से सीखना बंद कर दिया है। जो आज मीटिंग बेंगलोर में बुलाई गई है और वहां करीब 22-23 राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है, आज मैं उनका विश्लेषण करके आपके सामने आया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथियों को भी, आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों, जिन 22-23 पार्टियों को बेंगलोर बुलाया है विपक्षी एकता के लिए, उस पे जरा हम बड़ी करीबी नजर डालेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस पूरी मीटिंग का कोई आधार है भी या नहीं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों, इस समय भारत की संसद में, मेनली लोकसभा के अंदर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करीब 39 पार्टी से हैं। 39 पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। जिन 23 राजनीतिक दलों को कांग्रेस ने बेंगलोर में बुलाया है, उसमें से 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनका एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। इस नंबर को ध्यान रखिएगा। और जो बाकी 10 पार्टियां ऐसी और हैं जिनके 3 या उससे कम, 1, 2 या 3 सांसद हैं, इसका मतलब वो बहुत छोटी पार्टियां हैं। 10 और 6 16। तो 23 में से 16 का कोई राजनीतिक अस्तित्व इस समय संसद में नहीं है या ना के बराबर है। अब 23 में से जब 16 निकल गए, बचे आपके 8 या 9। अब 9 पार्टियां कौन हैं, हमें वो समझना होगा। ये वो 9 पार्टियां हैं जो कांग्रेस की कीमत पे अपने अपने राज्यों में आगे बढ़ी। मतलब उनका जो लोकल पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने उन लोगों को अपने साथ बिठाया है जो कांग्रेस के वोट काटते हैं। यह बात हमें समझनी होगी। अब इस आंकड़े को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम ये देखें कि टोटल, अगर हमें इस समय अगर टोटल वोट जो हैं इन पार्टियों के, जिनको बुलाया है 23 पार्टियों को, उनकी टोटल एमपीज की संख्या इस समय है करीब 154 जो ऑपोजिशन के एग्जिस्टिंग एमपीज हैं जिनको इन्होंने बुलाया है। इसका मतलब यह है कि अभी ये सारे मिलके बीजेपी से ही करीब आधे हैं। 23 पार्टियां मिलके बीजेपी का आधा नंबर है। अब ये बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। इसका मतलब इनकी परफॉर्मेंस को डबल करना होगा। और जब हम डबल करने की बात करते हैं तो एक चीज हमें समझनी होगी दोस्तों, कि जिन जिन राज्यों में ये चुनाव लड़ेंगे, अगर ये सारे विपक्षी दल वहां पे 100% सीटें जीत जाएं, जहां पे अभी इनका आधार है इन पार्टियों का, तो इनको करीब 300 सीटें मिलती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये पार्टियां 23 की 23 अपने अपने राज्यों में 100% लोकसभा सीटें जीत लेंगी? नहीं जीत पाएंगी। इसका मतलब है अगर ये 50% भी अगर ये सीटें जीतती हैं तो इनका आंकड़ा होता है 154, जो अभी इनकी सीटें हैं उसके बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर सत्ता में आना है और ये पार्टियां अभी अपना वोट बैंक और सीटें बरकरार रखती हैं, तो कांग्रेस को 122 या 120 सीटें जीतनी होंगी आने वाले चुनाव में, तब जाके ये पहुंचेंगे आधी दूरी पर।
और अभी कांग्रेस की हैं करीब 49 सीट्स, 50 मान लेते हैं। तो कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस 120 करनी होगी और बाकी पार्टियों को अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होगी। यह है इन 23 पार्टियों का गठजोड़। सिंपल आंकड़ों की भाषा में, क्योंकि हम अक्सर ये बोलते हैं कि लोकसभा या जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो नंबर गेम है या आंकड़ों का खेल है, तो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। इस आंकड़े को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, जितने भी इस समय राज्य हैं जहां पे ज्यादा सीटें हैं, जहां पे 1, 2, 3 या छोटी सीटें हैं, मैं उन राज्यों पे वेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जहां पे बड़ा नंबर है वहां पे जब ये गठबंधन बनेगा तो क्या तमाशा होगा। उदाहरण के लिए, आज अगर हम गठबंधन बनाते हैं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, और जब ये गठबंधन बनता है तो ममता बनर्जी जी का हमेशा कोशिश ये रहती है कि 42 पे 42 तृणमूल कांग्रेस की सीटें हों या उन पे उनके कैंडिडेट खड़े हों। जब ये गठबंधन बनेगा तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को अपनी सीटें देंगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को अपनी सीटें देती हैं तो जो बाकी लोकल निकायों के या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें क्या कह के वो जाएंगे वोट मांगने कि हमने लोकसभा में तो कांग्रेस को साथ दिया था या उनको जगह दी थी, अब विधानसभा में वो नालायक हैं, उनको वोट मत दो, हमें दो। इससे जो ग्राउंड पे मैसेज जाएगा कैडर में और वोटर्स में, वो ये जाएगा कि क्या ये पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं या स्वार्थी हैं, इनकी क्लैरिटी क्यों नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। कभी एक से हाथ मिलाते हैं फिर उसी को ही गाली देते हैं। दूसरा बड़ा राज्य वो है उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीटें हैं। क्या वहां पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को घुसने के लिए जगह देगी? क्या ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 40 सीटों पर लड़े और कांग्रेस 40 पे लड़े? क्या यह पॉसिबल है? सोचने वाली बात है। अगर कांग्रेस 40 सीटों पे लड़ती है और जाके फिर अखिलेश यादव साहब कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन करते हैं लोकसभा में, तो विधानसभा में क्या बोलेंगे वोटर्स को कि कांग्रेस को वोट मत दो, हमको दो? क्या ये लॉजिकल होगा? जो ग्राउंड पे वोटर है, जो कार्यकर्ता है, वो क्या सोचेगा? क्या हमारे नेता कंफ्यूज्ड हैं या करना क्या चाहते हैं ये? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, आपका पर्सनल मत अलग होता है। राहुल गांधी साहब कुछ भी सोचें, अखिलेश जी कुछ भी सोचें, कैडर क्या सोचेगा? कैडर हताश होगा। जब वो हताश होगा और अपने लीडर्स के ऊपर से उनका भरोसा हटेगा तो वो कहां जाएगा? या तो वो कुछ बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे या कहीं और शिफ्ट होंगे, और अगर हमें कांग्रेस को वोट देना ही है तो फिर हम समाजवादी पार्टी को विधानसभा में भी क्यों वोट दें? फिर हम विधानसभा में भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। आम आदमी, आम मतदाता, आम कार्यकर्ता ऐसे सोचता है। कभी भी कार्यकर्ता स्विच ऑन स्विच ऑफ पंखे या बिजली की तरह नहीं होता है कि लीडर ने कहा यस तो सब यस और नो तो नो। क्योंकि अपने समाज में आज वो समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो क्या वो कांग्रेस का झंडा लेके घूमेगा? आप उसकी स्थिति समझिए। समाज में लोग उस पर हंसेंगे, कर यार कल तक तो तुम समाजवादी का झंडा उठा रहे थे, आज तुम कांग्रेस का झंडा उठा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, प्रॉब्लम है, क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स बेंगलोर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है उनके पार्टी कैडर्स को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा, और हो सकता है वो कुछ लोग छटक के बीजेपी की तरफ आ जाए। एक मुद्दा। दूसरा, जब आपने अपनी पार्टी के कैडर को पूरे 80 जिलों में, मैं यूपी का एक उदाहरण ले रहा हूं, 80 जिलों में आपने जिला अध्यक्ष बनाए, वहां पे कार्यकर्ता बनाए, आपने वहां पे कमेटियां बनाई होंगी, सब कुछ किया होगा, एक संगठन बनाने की कोशिश की होगी। क्या वो सारे के सारे धर्मात्मा है? क्या उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है? 5 साल उन्होंने धक्के खाए आपके कहने पे, अपना पेट्रोल फूका, लोगों को पार्टियां दी, लोगों के हाथ पैर जोड़े, हर जगह पे जाके मिन्नतें करी,
इस उम्मीद में कि जब चुनाव आएगा तो आप उनको टिकट देंगे। अब जब चुनाव आ रहा है तो आप कहते हैं नहीं, आपकी सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहां से कांग्रेस लड़ेगी या कोई और पार्टी लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि वो धर्मात्मा आदमी है, चुपचाप बैठ जाएंगे? अगर उसकी वहां पैठ अच्छी है और बीजेपी या किसी और बीएसपी या किसी और पार्टी को लगता है कि नहीं, यहाँ पे उम्मीद बन सकती है और इस आदमी की अच्छी पकड़ है, वो उस आदमी को अपनी पार्टी में लाएंगे और सामने वाली पार्टी के, जो उसकी पेरेंटल पार्टी थी पहले, उसके वोट काटेंगे। ये है राजनीति। तो मुझे नहीं लगता कि जो बेंगलोर में ये मीटिंग हो रही है और जो कांग्रेस ने ये मीटिंग बुलाई है, इससे कांग्रेस का कुछ भला होने वाला है। जितने बड़े राज्य हैं, आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं आपके सामने उन राज्यों की लिस्ट पढ़ रहा हूं। आंध्र प्रदेश, वहां पे रीजनल पार्टी है, वो कांग्रेस को आने नहीं देंगे, कांग्रेस की कीमत पे बड़े हुए हैं। बिहार, क्या लालू जी कांग्रेस को घुसने देंगे बिहार में? मुझे तो नहीं लगता। केरल, लेफ्ट पार्टियां क्या कांग्रेस को वहां घुसने देंगी? महाराष्ट्र, क्या वहां पे वो चाहेंगे कि कांग्रेस स्ट्रांग हो, शिवसेना ना हो या कोई और रीजनल पार्टी स्ट्रांग ना हो? तमिलनाडु, क्या डीएमके चाहेगा कि कांग्रेस वहां स्ट्रांग हो? तेलंगाना, क्या वहां की रीजनल पार्टी चाहेगी कि वहां कांग्रेस स्ट्रांग हो? यूपी में क्या अखिलेश जी चाहेंगे कांग्रेस स्ट्रांग हो? और वेस्ट बंगाल में क्या आप चाहेंगे कि ममता दीदी उनको आने देगी? ये हैं दोस्तों बड़े राज्य, जहां पे करीब 300 के आस से ज्यादा सीटें हैं कुल मिला के। यहां तो वो कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। वो कहेंगे आप दूर से समर्थन करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे घर में पैर रखने की जरूरत नहीं है। ये होगा जैसे जैसे टिकट बंटवारे के दिन आएंगे। अब बचा कौन जहां पे कांग्रेस की सीधी टक्कर है बीजेपी से? आसाम, जहां पे 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़, जहां पे 11 सीटें हैं। गुजरात, जहां पे 26 सीटें हैं। हरियाणा, जहां पे 10 सीटें हैं। कर्नाटक का चुनाव अभी हुआ है लोकसभा विधानसभा का, लोकसभा की वहां 28 सीटें हैं। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं। उड़ीसा 21 सीटें हैं और राजस्थान जहां पे 25 सीटें हैं। मैं छोटे राज्यों को नहीं गिन रहा हूं, जैसे लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। दिल्ली में 7 है, बाकी सब जगह 1-1 सीटें हैं, मिजोरम, नागालैंड वगैरह। दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि क्या कांग्रेस को लगता है कि ये 23 पार्टियों का गठजोड़ बना के वो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि उनके असली दुश्मन या राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो वही हैं जिन 23 को इन्होंने बुलाया है। ये 23 किसकी कीमत पे बड़े हुए? कांग्रेस की कीमत पे। तो क्या आप विष बेल को पानी दे रहे हो? क्या आप सांप को दूध पिला रहे हो? ये कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना होगा। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को यह होगा कि अगर 24 में वो अकेले जाते तो उनको ये बात समझ में आ जाती कि इस समय उनका पूरे देश में कितना जनाधार है। 15%, 20%, 30% उनको नहीं पता। लेकिन अगर वो 24 के चुनाव में अकेले जाते तो कम से कम कांग्रेस को एक बात तो क्लियर हो जाती कि इतने साल बीजेपी ने राज किया और वो पूर्ण तरह से सत्ता में नहीं थे, अभी भी लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं। और अगर मान लीजिए कांग्रेस को 25-30% अगर वोट मिल जाते तो कांग्रेस के लिए ये बहुत आसान होता अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करना, पहले लोकल चुनाव के लिए, फिर विधानसभा के लिए और फिर अगले 2029 में पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का मौका मिलता। कांग्रेस को यह समझ में आता कि उनकी वीकनेस कहां है, कहां के लोग उनसे नहीं जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बना के वहां की जनता के साथ जुड़ने का प्रयास किया जाता। लोकल लीडरशिप और लोकल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप हताश है। वो इतनी डेस्परेट हो गई है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में ये जो 23 पार्टियों का गठबंधन बनाया है, इसका कोई औचित्य होगा। क्योंकि अगर आप
1:1 की बात करते हैं, मतलब हर बीजेपी के कैंडिडेट के सामने एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट हो, उससे पहले आपको पहले यह निपटना होगा कि यूपी में कितनी सीटों पे अखिलेश कांग्रेस को सीटें देने को तैयार होंगे, मायावती जी के साथ क्या कोलैबोरेशन होगा, क्या बंगाल में ममता जी जगह देंगी, क्या तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जगह देगी, क्या डीएमके तमिलनाडु में जगह देगी कांग्रेस को। यह सबसे बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता, शायद रीजनल पार्टीज के नेता ज्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति उनके राज्य तक है। कांग्रेस के एस्पिरेशन है सेंटर में, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश में रिसोर्सेज फैलाने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी होगी, और जिन्होंने आज तक इनके वोट काटे और इनके खिलाफ प्रचार किया, आज कांग्रेस को उनका समर्थन करना होगा। ये कैडर के लिए और वोटर्स के लिए इससे ज्यादा डीमोरलाइजिंग अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन नहीं हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कांग्रेस की लीडरशिप से कि हिंदुस्तान को एक अच्छा विपक्ष चाहिए। क्या आप देना चाहते हैं, या आप हैफजर्ड वे में जो ऑपोजिशन की स्पेस है उसको कंफ्यूज्ड स्टेट में रख के वोटर्स को अल्टीमेटली आप ये कहेंगे कि आपको जो सही लगता है करें। एक आंकड़ा मैं आपके सामने और रखता हूं, जिससे मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये स्थिति क्लियर होगी। दोस्तों, 2019 में जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक आंकड़ा निकाल के लाया। 86% जो कैंडिडेट थे उनके जमानत जब्त हो गई थी, जो हारे थे। और ये इसमें छोटे बड़े नहीं, अगर देखें तो बीएसपी के अगर टोटल जो नंबर था उसमें अगर हम देखें सिक्योरिटी डिपॉजिट जिनकी जब्त हुई है, बीएसपी ने, मायावती की पार्टी ने करीब 383 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 345 पे जमानत जब्त हुई थी। सीपीआई ने 69 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए थे, 51 पे जमानत जब्त हुई थी। सीपीआई ने 49 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें 41 की जमानत जब्त हुई थी। एनसीपी ने 34 खड़े किए थे, जिसमें से 14 की जमानत जब्त हुई थी। इवन तृणमूल कांग्रेस ने 62 खड़े किए थे, 20 की जमानत जब्त हुई थी। तो ये बात हमारे सामने है, जिसको हमें समझना होगा। इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान का वोटर है वो खिचड़ी नहीं चाहता है, वो बाइपोलर हो रहा है, आइदर दिस वे और दैट वे। वो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अगर खिचड़ी ऑपोजिशन बनता है तो वोटर कंफ्यूज होगा, और लोगों को ये लगेगा कि यार ये लोग कंफ्यूज नहीं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए साथ आ रहे हैं। विधानसभा में एक दूसरे को गाली देते हैं, लोकल चुनाव में अभी जो बंगाल में हुआ, तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने कांग्रेस के वर्कर्स को मारा। कांग्रेस का आरोप था कि हमारे वर्कर्स की हत्या तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने करी, और आज आप कहते हैं कि हम लोकसभा के चुनाव साथ लड़ेंगे। क्या उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल तक जो एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे थे, तलवारें चला रहे थे, कल वो क्या साथ झंडा पकड़ के खड़े हो पाएंगे? ये सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रीबिल्ड करने का। हड़बड़ में 2024 के चुनाव को ईगो पॉइंट ना बनाएं। 2024 का जो चुनाव है वो कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के रूप में तैयार करना चाहिए, संगठन पे फोकस करना चाहिए, ताकि 29 में और उससे पहले जितने विधानसभा चुनाव हों वहां कांग्रेस को उसका लाभ मिले। लेकिन क्या कांग्रेस लीडरशिप कर पाएगी, या फिर हमें कहना होगा कि तुमसे ना हो पाएगा? मेरा निवेदन है कांग्रेस की लीडरशिप से एक बार चाणक्य नीति पढ़ लीजिए। हो सकता है कि कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, और राजनीतिक शास्त्र में बहुत कुछ ऐसा है जो कांग्रेस को भी सीखना है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।